विटनेस। मान के चलना है माइनर लॉज को ज्यादा वेटेज मिलेगी, है ना, माइनर लॉज को जो है वेटेज ज्यादा मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ माइनर लॉज अच्छे से कर लो, कि अगर आपका पेपर जल्दी आता है तो आपके माइनर लॉज अगर आपके कवर है, आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके चलो अब आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। देखो जो अपना ये एग्जामिनेशन का टॉपिक है ना साक्ष्य अधिनियम में, ये अपना चलता है सेक्शन 140 से सेक्शन 170 तक। अपने इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे, नहीं मेंस के लिए अलग होंगे दीपू जी, मेंस के लिए आपके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में नोट्स होंगे, वो अलग होंगे। ये तो आपके ऐसे है कि बेयर एक्ट को सिंपल करके दिया जा रहा है आपको। ओके सेक्शन 140 से सेक्शन 170 जो है अपना एग्जामिनेशन है, इसको अपने पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट्स में जैसे अभी अपने इसको मोटा मोटी जो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लगभग अपने इसको 3 से 4 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर से कुछ पार्ट्स में अपने टॉपिक वाइज बना देंगे। जैसे हॉस्टाइल विटनेस को अपने एक अलग टॉपिक लिख लेंगे, रिफ्रेशिंग मेमोरी को एक अलग टॉपिक बना लेंगे कि वो कंसेप्ट क्या है, क्या सेक्शन नंबर है, तो अपने क्या ये चीजें याद हो जाती है। अदरवाइज क्या है, ये जो एरिया है ना 140 से 170 वाला, पूरा ऐसे सेक्शन वाइज याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसको याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सा लगने लग जाता है। ठीक है, तो अपने इसके टॉपिक पे आते हैं। सेक्शन 140 से 170 जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बात करता है, जिसको अगर अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बात करें, सॉरी यार, बीएसए में है 140 से 170, और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो वो है 135 से 167। ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन के अंदर अपना जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 140। सेक्शन 140 से हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटनेसेस होते हैं, जो विटनेस कोर्ट में आता है, उसका एग्जामिन होने का ऑर्डर, उसके प्रोड्यूस होने का ऑर्डर क्या है। क्या क्वेश्चन है, विटनेसेस जो होते हैं वो किस ऑर्डर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, या फिर किस ऑर्डर में एग्जामिन होते हैं। हमसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, क्या ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेस। मतलब कि सिंपल सी भाषा में मैं ये बोलूं कि भाई अगर अपने ये बात करें कि भाई कोई भी केस है, मान लो क्रिमिनल केस उठाते हैं, दो पार्टीज होती है, एक सरकारी साइड एक एक्यूज्ड। सरकारी साइड का जो विटनेस है वो पहले आता है या एक्यूज्ड का विटनेस पहले आता है, ये कैसे पता लगेगा। सिविल की बात करूं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ का विटनेस पहले आता है या फिर डिफेंडेंट का विटनेस पहले आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो विटनेसेस हैं, मान लीजिए उनके 10 विटनेस है, तो 10 विटनेसेस में क्या प्रक्रिया है, पहले जो एक पार्टी के 10 विटनेस है वो के 10 विटनेस एग्जामिन होते हैं, या फिर एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे करके सीक्वेंस चलता है। तो हमको यहाँ पर बस इतना सा पढ़ना है, जिस चीज को लेकर अपने थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई विटनेस किस ऑर्डर में एग्जामिन होते हैं, विटनेस किस ऑर्डर में प्रोड्यूस होते हैं। हमको लगता है कि यार सेक्शन किसका है, साक्ष्य अधिनियम का, हम क्या बोल देते हैं, एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नहीं सर, गलत है। कोई भी विटनेस किस ऑर्डर में कोर्ट में प्रोड्यूस होगा, या कौन सा विटनेस पहले आएगा कौन सा विटनेस बाद में आएगा, विटनेस कौन सा पहले एग्जामिन होगा कौन सा बाद में एग्जामिन होगा, या एग्जामिनेशन का क्या तरीका होगा, वो होगा एज पर प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ कौन सा है, सिविल के केस में सीपीसी लगता है, और क्रिमिनल के केस में सीआरपीसी बोल दो, नया वाला बीएनएसएस बोल दो। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के केस के अंदर विटनेस किस ऑर्डर में एग्जामिन होंगे, किस ऑर्डर में प्रोड्यूस होंगे, कहां बताया गया है, प्रोसीजरल लॉ में। ये एज पर प्रोसीजरल लॉ चलता है, ना कि साक्ष्य अधिनियम। इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से इसको ध्यान रख लेना। हालांकि सेक्शन जो है
साक्ष्य अधिनियम में मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा गया है, बट इसके जो बात है कि भाई किस विटनेस किस ऑर्डर में आएगा, किस ऑर्डर में एग्जामिन होगा, ये एज पर प्रोसीजरल लॉ होता है। और अगर प्रोसीजरल लॉ में नहीं है देन एट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इच्छा अनुसार, कोर्ट की इच्छा अनुसार, ये चीज ध्यान रख लेना। या तो प्रोसीजरल लॉ, अगर प्रोसीजरल लॉ किसी बात पे साइलेंट है, उसमें कोई बात नहीं लिखी गई है, फिर कोर्ट की इच्छा। हमसे बस इतना ही पूछा जाता है, विटनेस किस ऑर्डर में प्रोड्यूस होगा, किस ऑर्डर में एग्जामिन होगा, कैसे पता लगता है? प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ मतलब सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, साक्ष्य अधिनियम नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट में है ये 135 इंडियन एविडेंस एक्ट, 135 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आ जाइए आगे, एक और टॉपिक है आपका सेक्शन 141। क्वेश्चन किस तरह से बनता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ, जज टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। है कुछ नहीं है, सिंपल सा भाषा बता देता हूं। 141 बात करता है जज किस चीज पर एविडेंस परमिट करता है। ऑब्वियस है, हम पहले दिन से साक्ष्य अधिनियम में बात कर रहे हैं कि भाई केस के अंदर जो रेलेवेंट फैक्ट होगा, ऐसा कोई भी तथ्य जो केस से कनेक्टेड होगा, बस उसी पे बात होगी। तो एविडेंस भी किस चीज पर होगा? रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट। कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस में रेलेवेंट है, सिर्फ उसी पर आप एविडेंस दे सकते हो। तो 141 जिसका इंडियन एविडेंस एक्ट में 136, याद कैसे करोगे? 5 माइनस करते जाना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बस 5 माइनस करते जाना। 136 सिंपल सा बोलता है कि भाई जज डिसाइड करता है किस चीज पर एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। उसके अंदर सिर्फ जज को इतनी सी बात बोली गई है, या जज के लिए डायरेक्शन इश्यू कर की गई है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो रेलेवेंट फैक्ट है उस पर आप एविडेंस देने दोगे। कोई भी फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, या फिर एविडेंस किसी ऐसे फैक्ट पर आ रहा है जो रेलेवेंट नहीं है, फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, तो आप उस पर एविडेंस भी नहीं लोगे। क्यों? जब फैक्ट ही रेलेवेंट नहीं है, फैक्ट का केस से कुछ लेना देना ही नहीं है, तब उसका एविडेंस भी लेकर क्या करोगे? ये 141 है, कभी नहीं पूछा जाता। हेडिंग या इंडेक्स कभी पूछ ले तो अलग बात है, बट 140 पूछा जाता है कि विटनेसेस किस ऑर्डर में एग्जामिन होते हैं, किस ऑर्डर में प्रोड्यूस होते हैं, ये कौन सी लॉ से डिसाइड होता है, कौन सी लॉ से? प्रोसीजरल लॉ से। ठीक है। अब आ जाइए टॉपिक, ये तो 2 सेक्शन ऐसे थे जो थोड़े सेक्शन वाइज थे। अब आ जाइए टॉपिक पे। एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन। अब हमसे जो पूछा जाता है, जो आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक मिनट, जो आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन क्या होते हैं? ठीक है। दिख रहा है ना ये ब्लैक वाला, जो मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। चलो ठीक है कि भाई एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन क्या होता है, कहां बताया गया, मतलब इसकी डेफिनेशन कहां बताई गई है। एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑर्डर क्या होता है, पहले क्या होता है, इससे रिलेटेड रूल क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कुछ एक छोटी मोटी सी बातें। अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है
ऑल्दो सेक्शन नंबर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं यहाँ से, बट हमको सेक्शन नंबर याद रखना है। तो अपना अब टॉपिक क्या है, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हमसे एक तो ये पूछा जाता है क्या है 137 इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑर्डर कहाँ है 138, रूल कहाँ है 138, फिर 139 छोड़ दो, 140 छोड़ दो, 137 5 142 143 143 and then is 148। ये कुछ एक सेक्शन नंबर है हमसे जो पूछे जाते हैं सेक्शन नंबर। ये सेक्शन नंबर चाहे मत याद करना, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है, ऑर्डर क्या है। यहां से सेक्शन नंबर नहीं पूछे जाते, यहां से कंसेप्ट पूछा जाता है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका रूल क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे। एग्जामिनेशन इन चीफ, सिंपल सा मतलब है विटनेस का एग्जामिनेशन जब उस पार्टी द्वारा होता है जिसने उस विटनेस को बुलाया है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी कॉलिंग हिम, बाय पार्टी कॉलिंग हिम। विटनेस का एग्जामिनेशन बाय पार्टी जो उसको बुलाती है। फॉर एग्जांपल ए और बी का केस है, ए ने कोई गवाह बुलाया है कोर्ट के अंदर, ए जब उस गवाह को एग्जामिन करता है, एग्जामिन मतलब उसकी गवाही लेता है, उससे कोर्ट के अंदर सवाल जवाब पूछता है, दैट इज एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन बाय एडवर्स पार्टी, जब विटनेस का एग्जामिनेशन होता है बाय एडवर्स पार्टी। अब आ जाइए री एग्जामिनेशन, जिसको आप ध्यान रखेंगे, री एग्जामिनेशन, ये पॉइंट ध्यान रखना। री एग्जामिनेशन का आंसर क्या होता है, री एग्जामिनेशन एक ऐसा स्टेज होता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होगा। तो अगर वो आपसे पूछता है री एग्जामिनेशन क्या होता है, तो री एग्जामिनेशन का मतलब होता है, री एग्जामिनेशन भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी कॉलिंग हिम, बट ये एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अब एक्चुअली में होता कब है, कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे रूल के अंदर, जो हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे ना, ऑर्डर और रूल, उसके अंदर। अब यहां से एक्चुअली में क्या है, यहां से क्वेश्चन तो यहां से बनता है, हमको लगता है यार पता नहीं क्या पूछ लेगा, पूछता वो इतना सही है, एग्जामिनेशन इन चीफ का सेक्शन नंबर बताइए, क्रॉस एग्जामिनेशन का सेक्शन नंबर बताइए, री एग्जामिनेशन का सेक्शन नंबर बताइए, पूछता वो इतना ही है। या वो पूछ लेता है एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी कॉलिंग हिम। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट पार्टी द्वारा जब विटनेस क्रॉस एग्जामिन होता है। री एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन भी एग्जामिनेशन होता है विटनेस बाय पार्टी कॉलिंग, बट ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद की स्टेज होती है। अब यहां से दो तीन सवाल उठते हैं। पहला, क्या री एग्जामिनेशन के बाद भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है क्या, एक चीज। दूसरा, पहले एग्जामिनेशन होगा फिर क्रॉस होगा फिर री होगा, या कोई और सीक्वेंस है। दो बात, पहला, क्या री एग्जामिनेशन के बाद भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है क्या, दूसरा, क्या इनका जो ऑर्डर है, पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, इसके जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में कुछ चेंज हो सकता है या नहीं। ये दो तीन कुछ एक बातें हैं जिसको अभी अपने आगे पढ़ेंगे। ये सेक्शन क्या है, 137 142। अब आ जाइए ऑर्डर, सिंपल सा ऑर्डर है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस होगा, फिर री होगा। पहले एग्जामिनेशन फिर क्रॉस फिर री, विच मींस अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो तो री एग्जामिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इस पे भी बात कर लेते हैं। ये तो होता है ऑर्डर,
कि पहले एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद अगर ऑपोजिट पार्टी चाहती है तो क्रॉस होगा, उसके बाद अगर ऑपोजिट पार्टी चाहती है तो मतलब सॉरी पार्टी कॉलिंग हिम चाहती है तो री होगा। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसमें आ जाइए। रूल को लेकर जो बातें हैं, जो ऑब्वियस सेक्शन सेम ही है। सेक्शन सेम ही है। रूल, जो रूल है ना वो क्लियर करता है कि अगर क्रॉस नहीं हुआ ना तो री नहीं होगा। क्यों? जो री एग्जामिनेशन होता है ना वो होता है टू एक्सप्लेन एनी मैटर इंट्रोड्यूस्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। भाई हुआ क्या, पहले तो विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ, फिर क्रॉस हुआ। एग्जामिनेशन में विटनेस ने उस बारे में कोई बात नहीं की थी। जब क्रॉस हुआ तब जब उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जब सामने वाले वकील ने उससे सवाल जवाब किए तब उसमें विटनेस ने कोई बात बोली, जो बात आधी अधूरी रह गई तो पार्टी उठती है, जिसने विटनेस बुलाया वो पार्टी उठती है कि सर हम इसको दोबारा एग्जामिन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हो? वो कोर्ट पूछेगी क्यों करना चाहते हो? सर क्रॉस एग्जामिनेशन में एक बात आई है जो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं थी। एक ऐसी बात इंट्रोड्यूस की गई है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं थी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आई है। हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम क्लियर करना चाहते हैं कि वो बात एक्चुअली में क्या है, ताकि उस पर कोई डाउट ना रह जाए। तो री एग्जामिनेशन किस लिए होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में आई हुई किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर क्रॉस एग्जामिन ही नहीं हुआ तो आप री क्यों करोगे? क्योंकि री का तो पर्पस ही क्या है? क्रॉस में आई हुई बातों को एक्सप्लेन करना। तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ तो एक्सप्लेन क्या करोगे? तो री एग्जामिनेशन अगर क्रॉस नहीं हुआ तो री नहीं होगा। एक चीज ये ध्यान रख लेना। एक मिनट आप, अब आते हैं आगे की बात। ये तो चलो हम समझ गए कि भाई अगर क्रॉस नहीं हुआ तो री नहीं होगा, और री का पर्पस क्या होता है ये ध्यान दे देना। पर्पस, पर्पस, री का पर्पस क्या होता है? बट ये ध्यान दे देना, री हमेशा विद परमिशन ऑफ कोर्ट होती है। विद परमिशन ऑफ कोर्ट होती है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन आपका अधिकार है, पर री एग्जामिनेशन हमेशा कोर्ट की परमिशन से होगी। एक चीज, क्या फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है? या मैं बोलूं क्या कोई क्रॉस एग्जामिन हो सकता है आफ्टर री एग्जामिनेशन? यस, यहां पर भी परमिशन चाहिए। यहां पर भी परमिशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। ये कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं। और एक बात जो रूल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, must relate to relevant fact, cross examination is not limited to एग्जामिनेशन इन चीफ। अब ध्यान दे देना, जितना लिखना था लिख दिया। अब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन, एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस और री का सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन है 142। सेक्शन है 142। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब क्या होता है, क्रॉस का क्या मतलब होता है, री का क्या मतलब होता है, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस क्या है, पहले एग्जामिनेशन होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर री होगा। यही सीक्वेंस रहेगा। अगर क्रॉस नहीं हुआ तो री नहीं होगा। देन कम्स योर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आपसे सेक्शन नंबर पूछा जाता है, दूसरा ये होता क्या है, फिर आपसे जो
क्वेश्चन पूछा जाता है, री एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? री एग्जामिनेशन का पर्पस है क्रॉस एग्जामिनेशन में आए हुए मैटर को एक्सप्लेन करना। ये एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। देन क्या री एग्जामिनेशन कोर्ट की परमिशन से होती है? बिल्कुल कोर्ट की परमिशन से होगी, बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकते हो। एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस, कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए वहां पर, कोर्ट की मतलब आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, पर री एग्जामिनेशन आपको कोर्ट की परमिशन से होगा। री एग्जामिनेशन के बाद भी फर्दर क्रॉस एग्जामिन हो सकता है, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ हो चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन हो चाहे इवन री एग्जामिनेशन हो, वो हमेशा रेलेवेंट फैक्ट को लेकर होंगे। किसी भी ऐसी चीज पर आप सवाल जवाब कर रहे हो जो केस के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, उस पर आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हो। पर एक चीज ध्यान रख लेना जिसको लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ के तक लिमिटेड नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने जो बातें बोली हैं, ऐसा नहीं कि क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ उन्हीं बातों पर होगा, नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सामने वाला वकील, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन ऑपोजिट पार्टी का वकील ही करता है, ऑपोजिट पार्टी का वकील कुछ भी पूछ सकता है जिसके बारे में हो सकता है विटनेस ने एग्जामिनेशन इन चीफ में ना बोला हो। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ तक ही लिमिटेड होता है? नहीं सर, विटनेस ने जो एग्जामिनेशन इन चीफ में बातें बोली हैं सिर्फ उतनी उन्हीं बातों पे क्रॉस होता है? नहीं, क्रॉस किसी भी चीज पर हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, बस वो रेलेवेंट होना चाहिए, केस को कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ अभी बता देता हूं कहां बताया गया है, ये सेक्शन नंबर है, ब्लैक वाले इंडियन एविडेंस एक्ट है, नया रेड में है 137 इंडियन एविडेंस एक्ट 142 ऑर्डर और रूल के सेक्शन ये वाले हैं, ऑर्डर और रूल के सेक्शन ये वाले हैं। ठीक है, अब आगे चले। अब आ जाइए, इसी के अंदर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही पढ़ लेना उनको। क्या क्रॉस एग्जामिन हो सकता है ऑफ विटनेस कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट? क्या क्रॉस एग्जामिन हो सकता है ऑफ विटनेस टू कैरेक्टर? दो चीजें पूछता है वो, कई बार पूछा गया है कि भाई कोई ऐसा गवाह है जिसको सिर्फ डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया गया था, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है? मतलब एग्जामिनेशन तो चलो हो ही सकता है भाई कोर्ट ने किसी को बुलाया कि भैया आप डॉक्यूमेंट पेश करो, तो वो डॉक्यूमेंट पेश करने कोर्ट में आता है, तो कोर्ट उससे पूछ लेती है, डॉक्यूमेंट को लेकर बातें कर लेती है, अच्छा बताओ डॉक्यूमेंट में क्या है, अच्छा तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कैसे आए, ये सब बातें पूछ लेती है। तो एक तरह से एग्जामिनेशन इन चीफ तो हो गया उसका, तो क्या अब उसका क्रॉस एग्जामिन हो सकता है क्या? एक चीज। दूसरी चीज, सेम इसी तरह से एक कैरेक्टर को किसी केस की किसी पार्टी या केस के अंदर किसी पर्सन को लेकर कोई गवाह बुलाया जाता है। गवाह किस लिए बुलाया जाता है? उस पार्टी के कैरेक्टर को बताने के लिए, उसका कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर बुरा है, ऐसा कुछ कैरेक्टर को लेकर विटनेस आता है। हमने कैरेक्टर पे बात की हुई है पहले कि कैरेक्टर क्या होता है, कब रेलेवेंट होता है। तो कैरेक्टर को लेकर विटनेस बुलाया जाता है, क्या उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है? एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का हमेशा हो सकता है। अगर उसका एग्जामिनेशन चीफ हो सकता है तो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा हो सकता है। पर एक्चुअली में क्या है, जो इन्होंने ये लैंग्वेज लिखी है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ये वर्ड गलत है। आप उसको विटनेस बोल ही नहीं सकते। स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर विटनेस वही होता है जिसको आप किसी ना किसी तरह की गवाही के लिए बुलाते हैं।
किसी ना किसी तरह के एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। एग्जामिनेशन मतलब पूछताछ के लिए बुलाते हैं, उससे कोई आप गवाही लेना चाहते हैं इसलिए बुलाते हैं। आप किसी को अगर सिर्फ कोई चीज लाने के लिए बोल रहे हैं कि भैया ये चीज हमको लाके दिखा दो, वो गवाह नहीं है। गवाह का मतलब ही होता है विटनेस का मतलब ही होता है वो पर्सन जिसको कोर्ट में बुलाया जाता है टू टेस्टिफाई। टेस्टिफाई बोल दो या फिर किसी गवाही के लिए। विटनेस होता ही वो है। लीगल सेंस में, कानूनी भाषा में विटनेस उसी को बोला जाता है। तो ये जो भाषा है ना, ये जो इन्होंने लिख रखा है कि विटनेस कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ये लीगल सेंस में विटनेस ही नहीं है। ये जो इन्होंने लैंग्वेज लिख रखी है, ये लीगल सेंस में विटनेस ही नहीं है। हालांकि आपके सेक्शन में भी ये बात लिखी गई है कि भाई जस्ट बिकॉज कोई बंदा आता है जिसको आपने बुलाया है टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, वो विटनेस नहीं है इन लीगल सेंस। और अगर वो विटनेस नहीं है तो उसका क्रॉस एग्जामिन भी नहीं हो सकता। विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, ये पार्टी का अधिकार है। अगर एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है तो क्रॉस भी पार्टी का अधिकार है, पर वो विटनेस होना चाहिए। ये जो विटनेस कॉल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट है, ये विटनेस की कैटेगरी में ही नहीं आता, तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होता। नहीं होता क्रॉस एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ये विटनेस ही नहीं है। ये विटनेस के लीगल सेंस में विटनेस में नहीं आता। ये विटनेस है, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, हो सकता है। मतलब अगर एडवर्स पार्टी चाहे तो कर सकती है, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप कैसे याद करोगे कि विटनेस का मतलब क्या होता है? वो जिसको गवाही के लिए बुलाया जाता है। बुलाया किस लिए गया है? टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। कुछ भी बोल दे वो। बुलाया गया, हाँ अभी बताता हूँ जी। बुलाया किस लिए गया था? टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। बुलाया किस लिए गया था? टू प्रोड्यूस ए थिंग, मतलब डॉक्यूमेंट बोल दो कि भैया आपको कोर्ट के अंदर कोई कागज लाना है, आपको कोर्ट के अंदर कोई सामान लेकर आना है, आपको कोर्ट के अंदर कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी है, ये सब। ठीक है, तब ये बात लगती है। तब हम बोलते हैं कि भैया उसको किस लिए बुलाया गया था? उसको बुलाया गया था सिर्फ टू प्रोड्यूस, सिर्फ टू प्रोड्यूस। आपने उसको ये तो नहीं बुलाया था कि गवाही देनी है, नहीं, इसलिए तो नहीं बुलाया था। तो अगर आपने इसको सिर्फ टू प्रोड्यूस बुलाया था, वो विटनेस है ही नहीं। जैसे आपने अभी बोला कि अगर वो विटनेस भी होता तो उसमें क्या होता है, आप उसको एज ए विटनेस बुलाते हो, आप उसको बोलते हो, मतलब जो कोर्ट जो सम्मन इश्यू करती है ना कि आपको इतनी तारीख को कोर्ट में आना है किसी चीज की गवाही देने के लिए या किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कोर्ट उसमें लिखती है कि अगर तो कोर्ट ने उसको लिखा है कि सिर्फ आपको सामान पेश करना है, तो वहां पर वो विटनेस नहीं बना। पर अगर कोर्ट उसको ये बोलती है कि आपके पास एक कागज है, आप वो कागज लेकर आइए एंड आप इतनी तारीख को पेश भी होइए, आपको मतलब जो भी पार्टी है या जो कोर्ट है आपसे पूछताछ करना चाहती है, तो वहां पर वो विटनेस बन जाता है। पर अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया गया था तो वो विटनेस की कैटेगरी में नहीं होता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, अच्छे से याद कर लेना। 137, 38, ठीक है, ये हुआ आपका टॉपिक। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन प्री के अंदर, क्योंकि ये प्री के ही टॉपिक बनते हैं। अब आ जाइए आगे। ये अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी बात, अच्छा एक वो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपने अभी थोड़ी देर बात करेंगे। पहले एक टॉपिक करते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन नंबर क्या है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जा सकता है, ऐसी कुछ बातें हैं। तो अब अपना टॉपिक क्या है? लीडिंग क्वेश्चन। अब ध्यान देना, लीडिंग क्वेश्चन अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, 141 से 143 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो अपना ये है क्या कहते हैं, साक्ष्य अधिनियम, एक में निपटा दिया।
इन्होंने नए पुराने में किया कुछ नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर इधर उधर किए हैं और कुछ भी इन्होंने नहीं किया। ठीक है, 146। अब आ जाओ है क्या। एक्चुअली में लीडिंग क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि जब पार्टी क्या वकील जो होता है ऑफिस पार्टी की तरफ से वकील ही सवाल जवाब करता है। जब वकील विटनेसेस से सवाल जवाब करता है और उनको बोलता है ना कि जवाब दीजिए हाँ या ना, आप सिर्फ इतना ही बोलोगे हाँ या ना, वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन डेफिनेशन तो लीडिंग क्वेश्चन की कुछ ऐसी होती है कि जब वो क्वेश्चन बोल रहा होता है तो उस क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कोई भी ऐसे सवाल जवाब सवाल होते हैं जिसमें विटनेस को बोला जाता है कि आप सिर्फ इतना बोलो हाँ या ना, तो वो लीडिंग क्वेश्चन है। वो क्या है? लीडिंग क्वेश्चन है। जो भी ऐसा सवाल है जो सवाल बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं कि आप उसको बोल रहे हो कि अच्छा आप बताइए आपने क्या देखा, नहीं, आप उसको बोल रहे हो कि क्या तुमने ये देखा कि उस रात को उसने मर्डर किया, तो वहां पर आपने सवाल का जवाब दे दिया कि भैया मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुमने ये देखा है कि तुमने तुमने ये देखा कि उसने रात को मर्डर किया, तुम तो बस इतना बोल दो हाँ मैंने देखा। तो कोई भी ऐसे सवाल जिनके सवाल में ही जवाब होता है, कैसे होता है प्रैक्टिकली आप लोग कैसे देख सकते हो, वो सवाल जवाब जिसमें विटनेस को सिर्फ हाँ या ना ही करना होता है, वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन विच सजेस्ट आंसर, वो क्वेश्चन जिनमें आंसर छुपा होता है, दैट इज लीडिंग क्वेश्चन। अब सबसे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जा सकते। तो 3 स्टेज होती है। अब ध्यान देना, नो, नो, यस। क्रॉस में पूछ सकता है, चीफ और री में नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्रॉस में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चीफ और री में नहीं पूछा जा सकता। ये चीज याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सेक्शन नंबर सारे बता दूंगा, अभी एक बार टॉपिक पे ध्यान दो। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, कब नहीं पूछा जा सकता। कंफ्यूज हो, हाँ जी ये कह सकते हो आप कि भाई सजेशन, जैसे भाई नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो जैसे चलो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो है, जो लोग नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो आप लोग जैसे अगर कोई फिल्म मूवीज देखते हो उसमें जब जो वकील होता है जब वो ऐसा सवाल जवाब करता है जिसमें वो उनको बोलता है कि बोलिए हाँ या ना, कोई भी सवाल पूछता है और बोलता है बताइए हाँ या ना, वो लीडिंग क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि वो जब सवाल पूछता है उस सवाल में उसका आंसर भी होता है। वो सवाल ऐसा होता है जो एक आंसर की फॉर्म में होता है जिसमें उसको सिर्फ हाँ या ना ही करना होता है। विटनेस विटनेस अगर चाहे तो ये पता लगा सकता है कि वकील साहब क्या चाहते हैं, और क्योंकि उस सवाल में ही जवाब होता है इसीलिए उसको सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में परमिट किया गया है। क्यों? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में तो सामने वाला वकील पूछता है, कोई भी विटनेस सामने वाले वकील के फेवर में थोड़ी जाएगा, अपने वकील के फेवर में जाएगा। तो सामने वाले वकील को तो कहा गया है कि आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हो, आप ऐसा पूछ सकते हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर विटनेस सच्चा होगा, विटनेस सही बोल रहा होगा, तो वो ना कर देगा। मतलब अगर आपने उसको बोला कि बोलिए ये, तो वो ना कर देगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ, अगर वो सच्चा होगा तो। और चीफ और री के अंदर आप नहीं पूछ सकते हो, ये एक बेसिक सी बात है। तो हमसे पूछा जाता है लीडिंग क्वेश्चन क्या है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाता है, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जाता। एक मिनट यार। हम्म, मैं अभी फोन करता हूँ, एक मिनट यार।
चलो अब आ जाओ आगे। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जा सकता? पहला सॉरी, याद करने की ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक याद कर लेना। 3 स्टेज होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 2 में पूछा जा सकता है, या बोल दीजिए इवन स्टेज में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए। हमने अभी क्या बोला कि लीडिंग क्वेश्चन चीफ में और री में नहीं पूछा जा सकता, बट इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन। जब लीडिंग क्वेश्चन चीफ में या फिर री में भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान देना, कुछ एक बेसिक सी बातें जो पहले आप पढ़ लेना। पहला, लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड if objected by adverse party. दूसरा, accept with permission of court. और कोर्ट कब परमिशन दे सकती है? अगर मैटर अनडिस्प्यूटेड है, अगर मैटर सफिशिएंटली प्रूव्ड है, और अगर मैटर इंट्रोडक्टरी है। अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आता है। पहली चीज कि भाई चीफ एग्जामिनेशन या फिर री एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, जी नहीं पूछा जा सकता। अब वो आपसे क्वेश्चन दूसरा घुमा के पूछता है कि चीफ एग्जामिनेशन या फिर री एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है। अब आपको लगता है ये तो पूछा ही नहीं जा सकता। नहीं सर, पूछा जा सकता है, अगर कोर्ट परमिट कर दे तो। ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल एब्सोल्यूट है, 100% है कि कभी नहीं। नहीं, अगर कोर्ट परमिट कर दे तो। कोर्ट कब परमिट करती है? कोर्ट को लगता है मैटर अनडिस्प्यूटेड है, मैटर सफिशिएंटली प्रूव्ड है या इंट्रोडक्टरी है। सिंपल सी भाषा में बोलता हूं, अगर कोर्ट को लगता है कि इस मैटर पर हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, इस फैक्ट के ऊपर हम क्लियर है कि हमको क्या करना है, कोर्ट परमिट कर सकती है कि ठीक है पूछ लो यार, लीडिंग क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम कुछ भी पूछ लो, हमारे लिए ये मैटर क्लियर हो चुका है, हमारे लिए अब ये मैटर डिस्प्यूटेड नहीं है, हमारे लिए मैटर सफिशिएंटली प्रूव्ड है, या फिर मैटर इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी इज लाइक किसी चीज के नाम को लेकर, किसी के पता को लेकर, जो तथ्य है उसके बहुत ही स्टार्टिंग को लेकर है, वहां पर पूछा जा सकता है। ट्रिक क्या है? यूपीआई सब लोग करते हैं, अनडिस्प्यूटेड, सफिशिएंटली प्रूव्ड, इंट्रोडक्टरी। इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन जिसके अंदर आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन विच सजेस्ट द आंसर। लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जा सकता? सिंपल सा याद रख लेना, कब पूछा जा सकता है? 2 नंबर में, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या लीडिंग क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, कोर्ट की परमिशन से। क्रॉस में तो डायरेक्ट पूछ सकते हो, परमिशन नहीं चाहिए, यहां परमिशन से पूछ सकते हो। कब कोर्ट, और कोर्ट कब परमिशन देगी? अगर इन तीनों में से कोई ग्राउंड हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लीडिंग क्वेश्चन को लेकर कोर्ट कब परमिशन देती है, ये 3 ग्राउंड पर। चीफ या री के अंदर लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं? कोर्ट की परमिशन से। तो ये कुछ एक चीजें हैं। अब सेक्शन नंबर लिख देते हैं, 140, एक मिनट, यस 141। ठीक है, सेक्शन उसका तो 146 एक ही है। 141 है जो लीडिंग क्वेश्चन को डिफाइन करता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। 142 तो ये बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन ना चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जाएंगे, ना री में पूछे जाएंगे। 143 बात करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये अपवाद भी जो है वो 142 में है। ये है आपका चीफ, क्रॉस और री। इतना हो गया आपका टॉपिक। लीडिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 141, 142, 143
और आपका जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें है ये 146। अब आ जाइए आगे के टॉपिक पे। अब अपने ने देखो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, पहला 2 सेक्शन तो चलो इंडेक्स में चला अपने ने। अब उसके बाद अपने ने पहला टॉपिक क्या किया, क्रॉस क्या होता है, मतलब एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस री क्या होता है, हमने बोला भाई क्या होता है, कब पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड ऑर्डर रूल, 2 सेक्शन है उसके, ठीक है, वो हो गए। फिर अपने लीडिंग क्वेश्चन पे आ गए कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, उससे रिलेटेड बातें। ओके, अब आते हैं एक टॉपिक पे। कुछ मिस तो नहीं किया आपने ने अभी तक? नहीं, ठीक है। अब आते हैं अपने आपका जो लीडिंग क्वेश्चन वाला सेक्शन है, उसके बाद एक 2 सेक्शन है, बेसिक से बता देता हूं। हाँ ठीक है, ये 2 ही सेक्शन बनते हैं। हाँ अभी बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ यूपीआई वाली ट्रिक, ठीक है। एक बार मैं आपको चलो पहले वो ट्रिक ही बता देता हूँ। ट्रिक ये याद करने का तरीका कि कैसे याद रखोगे कि कोर्ट किन किन ग्राउंड पे परमिट करती है। यूपीआई, यू मींस अनडिस्प्यूटेड, पी मींस सफिशिएंटली प्रूव्ड, यू इज अनडिस्प्यूटेड, पी सफिशिएंटली प्रूव्ड, आई इज इंट्रोडक्टरी, ठीक है, यूपीआई, ठीक है। भाई कोर्ट की परमिशन से चीफ एग्जामिनेशन या फिर री एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। 1 मिनट, हाँ ठीक है, कोर्ट की परमिशन से पूछे जा सकते हैं। और कोर्ट कब परमिशन देती है, ये 3 ग्राउंड पे कोर्ट परमिशन दे देती है। अब चले अपने आगे चले, अब आ जाइए क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस टू मैटर इंट्रोड्यूस्ड इन राइटिंग, ठीक है, क्वेश्चंस व्हिच आर लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी है, चलो लिख ही देता हूं यार, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू ये बताना यार, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट ये ना, अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट नहीं है इनके अंदर, सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्या क्या क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, बस एक ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके जो सेक्शन नंबर है ये, ठीक है, 144, 145, 146, अब इनमें 3 जोड़ते रहना, 147, 149, 148, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 मैं आपको सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं, अगर आप पढ़ो तो आपको इसमें लिखा क्या गया बस इतना देख लेना, कभी पूछे नहीं जाते हैं। बस इतना सा बोलता है ये जो आपका 144 इंडियन एविडेंस एक्ट और जो 147 साक्ष्य अधिनियम है, सिर्फ इतना सा बोलता है अगर विटनेस को बुलाया जाता है और विटनेस से किसी कोई ऐसी बात पूछी जाती है जो बात कहीं पर लिखी गई है, किसी कागज पत्र में लिखी गई है, तो सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन डाल सकती है कि सर ये बात तो किसी कागज पत्र में लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल किसी एग्रीमेंट को लेकर विटनेस बुलाया जाता है, बताइए एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट में क्या लिखा गया, और वो एग्रीमेंट है, राइटिंग में है, तो पार्टी बोल सकती है कि सर पहले एग्रीमेंट लाइए, और कोर्ट भी ये ऑर्डर कर सकती है कि पहले एग्रीमेंट लाया जाए फिर हम विटनेस को देखेंगे। तो अगर किसी राइटिंग के ऊपर किसी मैटर, कोई ऐसी चीज जो राइटिंग में लिखी जा चुकी है या जिसको लेकर राइटिंग में लिखा गया है, तो उस पर अगर विटनेस आता है तो पहले राइटिंग लाई जाएगी, मतलब जो चीज वो लिखी हुई है वो लिखित कागज लाया जाएगा, फिर उस पर विटनेस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला सेक्शन कि भाई क्या विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट, ये वाला। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कौन सा सेक्शन ऐसी बात करता है कि विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट, बिल्कुल किया जा सकता है।
बट ये ध्यान रखना वो प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग होनी चाहिए। मतलब कि विटनेस आता है, वो कोई बात बोलता है, सामने वाला वकील उठता है, वो कहता है यार आपने तो पहले ये बात कुछ और बोली थी। फॉर एग्जाम्पल विटनेस आता है और वो ये बोलता है कि सर मैं, क्या तारीख है आज, 19 तारीख, कि सर मैं 10 मार्च को जयपुर में था। सामने वाला वकील आता है, वो कहता है यार आपने तो ये कहा था कि आप 10 मार्च को लखनऊ में थे। वो कहता है नहीं सर मैंने तो ये कहा ही नहीं कभी। तो कहता है बिल्कुल आपने कहा था। तो क्या करता है कि 10 मार्च को इसने, जो विटनेस है, इसने कोई लेटर भेजा होता है किसी को, जिसके अंदर उसने बात बोली होती है कि मैं लखनऊ में हूँ, 10 मार्च की बात है, मैं लखनऊ में हूँ, मैं जब आऊंगा तब मैं तुमसे मिल लूंगा, ऐसी कोई बातें होती है। तो एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि क्रॉस एग्जामिन, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए उसके द्वारा बोली गई पहले कोई भी बातें जो लिखित में थी उस पर आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। बस इतनी सी बात है, और कुछ इसमें कुछ अलग, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लेना कि क्या विटनेस को उसकी पहले बोली गई बातों पे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट है, 148 है साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब आ जाइए, ये है इंपॉर्टेंट, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन क्रॉस एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विटनेस से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। पहला, rest is vesty to discover his position in life, और क्वेश्चन एज टू हिज कैरेक्टर, एज टू हिज कैरेक्टर। ये ध्यान रख लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा सेक्शन बोलता है कि विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट। यस, कौन सा सेक्शन है? 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, 148 साक्ष्य अधिनियम। एक क्वेश्चन वो पूछता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विटनेस से आप क्या क्या पूछ सकते हो, या विटनेस को आप क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल सा रूल है कि आप विटनेस से कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि हमने पहली बात की है कि भैया क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ तक होता है। नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कुछ भी पूछ सकते हो, बस केस से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई भी चीज जो उसकी वेरासिटी, वेरासिटी मतलब कि उसकी पार्टीज को लेकर पार्शियलिटी, पार्टीज को लेकर बायसनेस, कि भाई वो किसी की तरफ पहले से इंटरेस्टेड तो नहीं है ना, ये चीज को चेक करने के लिए पूछ सकते हो। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उसका खुद का लाइफ में स्टेटस क्या है, मतलब लाइफ में स्टेटस इज लाइक कि वो खुद क्या करता है, क्या काम करता है, ताकि ये हो सके क्लियर कि यार ये बंदा ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि खुद ही कुछ करता तो है नहीं, सारा दिन फ्री घूमता रहता है, क्या पता पार्टी इसको यही कह के ले आई हो कि तेरे को 100-200 रुपए दे देंगे, आजा हमारे फेवर में बात बोल दे। तीसरा, उसके कैरेक्टर को लेकर भी आप बातें पूछ सकते हो। कैरेक्टर को लेकर भी, कैरेक्टर को लेकर क्यों? क्योंकि ऐसा है कि कोर्ट को अगर ये बताया जाएगा कि सर इसका बुरा कैरेक्टर है, ये खुद क्रिमिनल रहा हुआ है, तो कोर्ट को कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि ये जो बातें बोल रहा है उस पर कितना विश्वास किया जाए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, बट ध्यान देना exception in sexual offenses, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप विक्टिम से प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, या जनरल इमोरल कैरेक्टर को लेकर नहीं पूछ सकते। तो अब ध्यान देना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन 3 में से वैसे तो क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बट फिर भी जब बनता है
ये क्वेश्चन चांसेस ज्यादा होते हैं कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम बोलते हैं क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो आप, इवन ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो उसकी वेरासिटी को, उसके कैरेक्टर को, उसकी लाइफ की पोजीशन को लेकर हो, वो भी पूछ सकते हो। बट सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर जो विक्टिम है, मतलब जो वुमेन है, उस वुमेन के कैरेक्टर को लेकर नहीं पूछ सकते हो। जनरली तो आप विटनेस के कैरेक्टर को लेकर बातें पूछ सकते हो, पर सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस के अंदर विक्टिम जो वुमेन है ना, उसके कैरेक्टर को लेकर, इन शॉर्ट बोलना यही चाहता है, उसके कैरेक्टर को लेकर आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सेक्शन नंबर पूछ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन जो बनता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब आते हैं आगे, अगला टॉपिक वाइज चलेंगे। एक मिनट, इसको ले जा, बाहर जा रहा था। अब आ जाइए अगला टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है, कब विटनेस को कंपेल किया जाएगा, कि आप आंसर करिए, कब विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता। when witness be compelled, when witness cannot be compelled, in short, वैसे तो इसका सेक्शन चलता है आपका 147 से लेकर 150, 150 से लेकर 153 पर ध्यान देना, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहला, इसमें एक और लिख लो यार, ये भी लिख ही लो यार, सारा एक साथ ही हो जाएगा। अब आ जाओ, विटनेस भी कंपेल्ड के अंदर तो सीधी सी बात है, जो बात ये स्टेटमेंट लिखी हुई ना, उसी का मतलब है कि भाई विटनेस को बाउंड है, उसको जवाब देना ही पड़ेगा। विटनेस कब कंपेल नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि विटनेस रिफ्यूज कर सकता है, नहीं, इसका मतलब ये है कोर्ट्स डिस्क्रिशन। कोर्ट डिसाइड करेगी कि विटनेस बाउंड है या नहीं टू आंसर। ये तो बोलता है कि विटनेस बाउंड ही है, बात ही खत्म, विटनेस को जवाब देना पड़ेगा। ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये बोलता है कि विटनेस बाउंड नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट बोल सकती है विटनेस को आपको जवाब देना जरूरी नहीं है, कोर्ट बोल सकती है विटनेस को कि आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो हम बोलते हैं ना, कब विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड, उसका मतलब है कि कब कोर्ट की इच्छा होगी कि वो विटनेस को बोल सकती है कि आप जवाब मत दो, वो विटनेस को बोल सकती है कि आप जवाब दो। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे, कंपेल्ड। when witness be compelled, section 147। अगर कोई सेक्शन गलत लिखा हो तो बता देना ना, दोबारा बता देता हूं, ये टॉपिक का ये नाम है। ये तो समझ गए भी अपने क्या बात कर रहे हैं कि विटनेस, ये तो आप बात समझ गए ना कि अपने क्या बात कर रहे हैं कि विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, कि पार्टीज विटनेस से सवाल जवाब करेंगी। तो अब उसमें देखो सीधी सी बात है कि भाई ऐसा थोड़ी कि पार्टी विटनेस से कुछ भी पूछ रही है और विटनेस बाउंड है कि वो जवाब दे, ऐसा तो कोई गलत, ये तो सही बात नहीं हुई ना, कि पार्टी तो विटनेस से कुछ भी पूछ लेगी कि बताओ तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, बताओ कि भाई तुम कमाई कितनी करते हो, तो वहां पे उसकी ड्यूटी थोड़ी कि वो सब कुछ बताए। वो तो बोल सकता है भैया मेरे को जिस लिए बुलाया गया उस चीज से सवाल जवाब करो, जो चीज को लेकर नहीं बुलाया गया वो मत पूछो। तो इसीलिए कि ये ना हो कि आप विटनेस से कुछ भी पूछ रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, इसलिए बोला गया है, एक पार्ट तो है कि विटनेस ड्यूटी है कि उसको सवाल जवाब या उसको जवाब देना पड़ेगा, एक पार्ट है विटनेस की ड्यूटी नहीं है। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि कब तो विटनेस की ड्यूटी है कि उसको जवाब देना पड़ेगा, कब विटनेस की ड्यूटी नहीं है। इन शॉर्ट, कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या विटनेस को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इसको याद कैसे करना है, पहले मैं ये टॉपिक बता देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा।
पहला, अब ध्यान देना, आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि विटनेस से क्वेश्चन पूछा गया ऑन ए रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट तो आपको पता है भाई, एक ऐसा तथ्य जो केस से कनेक्टेड है। क्या विटनेस बाउंड है? बिल्कुल बाउंड है। क्या विटनेस ये कह सकता है, अब यहाँ 137 का मतलब बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था 137 कि अगर विटनेस से कोई सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो विटनेस ये नहीं कह सकता कि सर मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर मैं जवाब देता हूं तो मेरे खिलाफ जाएगा। कोर्ट बोलेगी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको जवाब देना पड़ेगा चाहे वो जवाब तुम्हारे खिलाफ हो। तो ये 137 में बोला गया है कि यही बात बोलता है, ये बोलता है कि अगर विटनेस से ऐसे किसी फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो रेलेवेंट फैक्ट है, जो केस से कनेक्टेड फैक्ट है, तो वहां विटनेस बाउंड है, वहां विटनेस की ड्यूटी है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। वहां विटनेस ये कह के नहीं बच सकता कि अगर मैं जवाब देता हूं तो जवाब मेरे खिलाफ होगा और ये और वो, नहीं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम दो बातें बोलते हैं कि एक तो विटनेस बाउंड होगा और 137 भी लगेगा। 137 लगने का मतलब है कि विटनेस किसी भी सिचुएशन में बच नहीं सकता, कुछ भी कह के बच नहीं सकता। अब आ जाइए दूसरा पार्ट, अगर विटनेस से किसी ऐसे फैक्ट पे सवाल पूछा जाता है जो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, आपसे पूछा जाता है विटनेस से ऐसे किसी फैक्ट पे, बैठ जाके, अगर विटनेस से ऐसे किसी फैक्ट पे सवाल जवाब पूछा जाता है जो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, तो वहां आपसे पूछा जाए भाई क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, विटनेस नॉट बाउंड एट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अगर तो वो ये बोल देता है, ऑप्शन क्या हो सकते हैं, हालांकि बहुत कम चांस है ऐसे आने के, बट अगर आता है तो अगर वो ऑप्शन लिख देता है भाई विटनेस बाउंड नहीं है, तो कह देना हाँ भाई विटनेस बाउंड नहीं है, विटनेस की ड्यूटी नहीं है जवाब देने की। पर अगर वो ये बोल देता है कि कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि विटनेस जवाब देगा या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ कोर्ट डिसाइड करेगी, पहली प्रोबेबिलिटी इसको दोगे। पर अगर कहीं पर ये ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, फिर इसको दे देना, फिर इसको दे देना। तो अब ध्यान देना, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने, विटनेस कब बाउंड है जवाब देने के, विटनेस कब बाउंड नहीं है। तो पहला बात, अगर विटनेस से रेलेवेंट फैक्ट पे सवाल जवाब किया जाता है वो बाउंड है, वो बच नहीं सकता, कुछ भी एक्सक्यूज लगा के बच नहीं सकता। पर अगर विटनेस से ऐसे किसी सवाल तथ्य पे बात पूछी जा रही है जो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, वहां विटनेस बाउंड नहीं है, वहां कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या विटनेस जवाब दे या ना दे। कोर्ट ने कह दिया कि आप जवाब दो तो देना पड़ेगा, कोर्ट को लगता है कि नहीं तो कोर्ट उसको बोल सकती है कि आप बाउंड नहीं हो, आप मना कर दो जवाब देने से। तो ये दो बातें कहां बोली गई हैं? अब आ जाइए इससे कनेक्टेड बातें, जो अपने ने बोला ना, मैंने आपको बोला कि यार इसके अंदर इतने सेक्शन पढ़ लेना, कहां गया, ये वाले सारे सेक्शन पढ़ लेना। अब क्या सारी कनेक्टेड बातें हैं। पहली बात तो ये हो गई कि भाई विटनेस कब बाउंड है, कब विटनेस बाउंड नहीं है, ये बात खत्म हो गई। अब इसको लेकर बातें चलती है, ये जो दूसरा पार्ट है ना कि कब विटनेस बाउंड नहीं है, इसको लेकर, जैसे कि पहला क्वेश्चन कि भाई जो रेलेवेंट फैक्ट पे जो सॉरी जो इररेलेवेंट फैक्ट पे जो सवाल जवाब है, मतलब ऐसा कोई भी फैक्ट जो रेलेवेंट नहीं है उस पे जो सवाल जवाब पूछे जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि पार्टी कुछ भी पूछ लेगी, नहीं, पार्टी के पास रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए पूछने के, पार्टी के पास रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए पूछने के। जस्ट बिकॉज आपको ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी ऐसा कोई कि आप इररेलेवेंट फैक्ट पे सवाल जवाब कर सकते हो और कोर्ट की इच्छा होगी तो वकील आ रहा है और कुछ भी पूछ रहा है, कानून कहता है ये नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इररेलेवेंट फैक्ट पे भी सवाल जवाब कर सकते हो तो आप कुछ भी पूछ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा।
अगर किसी चीज पर आपको रीजनेबल ग्राउंड है, रीजनेबल ग्राउंड मतलब आपको लगता है कि ये चीज केस से कनेक्टेड है, ठीक है, केस से अभी आप उसका केस से लिंक नहीं कर पा रहे हो, पर आपको लगता है कि अगर उसका जवाब मिलता है तो आप केस से लिंक कर दोगे, आप उसको रेलेवेंट कर दोगे, तो आप पूछ सकते हो। तो इन शॉर्ट क्या बोला गया है कि भैया इररेलेवेंट फैक्ट पे आप सवाल जवाब बिना रीजनेबल ग्राउंड के नहीं पूछ सकते हो, तो उसी में एक क्वेश्चन बनता है। अगर रीजनेबल ग्राउंड के बिना सवाल जवाब पूछ लिया तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या आता है आपके? सेक्शन चेक करूं 147 148, एक मिनट मैं खुद देख लेता हूँ ना, गलत भी हो सकता है। 147 और 5 100, ओ सॉरी 147 5 कहाँ चला गया, 3, सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। 150 151 अब तो सही है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन तो एक्चुअली ये पूछा जाता है, इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू विटनेस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, तो आप तो कोर्ट या मान लो जज क्या कर सकता है? क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, बट अपने पहले टॉपिक समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट इतना ही है, ये वाला पार्ट इतना ही खत्म हो जाता है। भाई रेलेवेंट फैक्ट पे सवाल कर रहे हो, विटनेस की ड्यूटी है, उसको जवाब, ये आगे चलता है। ये कहता है नो क्वेश्चन बी आस्क्ड इन सेक्शन 148 बोल दो, 151 बोल दो, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। एटलीस्ट कुछ रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए आपको पास। दूसरा, इफ क्वेश्चन आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, अगर क्वेश्चन बिना किसी वजह के पूछ लिए जाते हैं तो जो कोर्ट है उसके बारे में एक रिपोर्ट बोल दो या कंप्लेंट बोल दो, करेगी टू हाई कोर्ट और अथॉरिटी। ध्यान देना, इसका आंसर क्या बनता है? आपसे पूछा जाता है, एक्चुअली में बोलना क्या जाता है, भाई सवाल जवाब करता कौन है? वकील, एडवोकेट। अगर एडवोकेट इररेलेवेंट फैक्ट पे सवाल जवाब कर रहा है और बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे एक आपसे एग्जांपल भी दिया गया बेर एक्ट में कि भाई एडवोकेट क्या करता है, विटनेस से पूछ लेता है कि भाई आप चोरी डकैती करते हो क्या? डायरेक्ट कोर्ट उससे पूछते भाई आपने ऐसा क्यों पूछा? एडवोकेट कोई जवाब नहीं दे पाता कि भाई कोई रीजनेबल ग्राउंड हो। एडवोकेट ये बोल दे कि सर मुझे किसी ने बताया कि ये चोरी डकैती करता है, सर मुझे किसी ने बताया कि इस पे कोई केस चल रहा है, तो कोर्ट कहेंगे ठीक है, आपको किसी ने बताया, आपको ऐसा लगा, आपने पूछ लिया। पर डायरेक्ट पूछता है कि आप चोरी डकैती करते हो क्या? कोर्ट उससे पूछती है भैया आपने ऐसा क्यों पूछा, और वो कोई जवाब नहीं दे पाया, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि भाई एडवोकेट ने सवाल जवाब किया है, इररेलेवेंट फैक्ट पे किया है, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड किया है। तो कोर्ट क्या करेगी, उस एडवोकेट के बारे में कंप्लेंट डालेगी, मतलब मैटर को रिपोर्ट करेगी या कंप्लेंट डालेगी टू हाई कोर्ट या फिर उस अथॉरिटी को जिसके वो एडवोकेट सबऑर्डिनेट में है। इन शॉर्ट हाई कोर्ट को कंप्लेंट डालेगी, और मतलब एडवोकेट अपनी बार एसोसिएशन के सबऑर्डिनेट होते हैं, उसको भी कंप्लेंट डालेगी। तो हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एडवोकेट बिना रीजनेबल ग्राउंड के कोई सवाल जवाब पूछता है, सवाल जवाब करता है, तो कोर्ट उसके बारे में किसको बताएगी? तो हम बोलते हैं हाई कोर्ट को मैटर रिपोर्ट करेगी और अथॉरिटी को, और किसके बारे में रिपोर्ट करेगी? वकील के बारे में। ये आपका सेक्शन है 149 152 150 सॉरी 153। सेक्शन नंबर तो नहीं इंपॉर्टेंट,
सेक्शन नंबर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक के जो अपने ने पढ़े हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी ऐसा कुछ रह तो नहीं रहा। 6 7 7 8 9 ठीक है। यस, कोई भी डाउट अभी तक कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। अब आ जाओ आगे, जो आपसे सेक्शन नंबर में भी पूछा जाता है। अभी तक तो अपने ने क्या पढ़ा, कब कंपेल होगा, कब कंपेल नहीं होगा, ठीक है। एक और लेवल है जब कोर्ट विटनेस को बोल सकती है, या जहां पर कोर्ट बोल सकती है कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या है कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा याद कर लेना, इनडिसेंट स्कैंडेलियस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो विटनेस की इंसल्ट कर रहे हैं, उसको एनॉय कर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी उनकी जो लैंग्वेज है ना वो ऑफेंसिव इन फॉर्म है। अब ध्यान देना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कोर्ट को लगता है कि यार प्रॉपर नहीं, किसी लेडी से ऐसा इनडिसेंट कोई मतलब बहुत ही गलत सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोर्ट बोल सकती है जवाब मत दो। कोर्ट बोल सकती है आपको इसका जवाब देना नहीं है। कोई भी कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा जा रहा है, स्कैंडेलियस, कोर्ट बोल सकती है जवाब नहीं देना, मे फॉरबिड। बस ये मे और शैल ध्यान दे देना, मे फॉरबिड। कोर्ट मना कर सकती है विटनेस को कि आपको जवाब नहीं देना, मे, शैल नहीं, मे। अपवाद, एक्सेप्ट इट रिलेट्स टू फैक्ट इन इश्यू, टू फैक्ट इन इश्यू। एक्सेप्ट क्या है, अगर वो फैक्ट इन इश्यू को लेकर है तो तब अलग कहानी है। भाई जो मामला है वो अपने आप में मेन इश्यू है तो कुछ अलग बात है। अदरवाइज इनडिसेंट स्कैंडेलियस क्वेश्चन को कोर्ट बोल सकती है विटनेस को कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, कोर्ट मे फॉरवर्ड। ये मे याद रख लेना है, ये मे और शैल का ही सवाल पूछता है वो। अगर क्वेश्चन ऐसा है जो विटनेस की इंसल्ट कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, थोड़ा ऑफेंसिव इन फॉर्म है, शैल फॉरवर्ड। और इसका कोई अपवाद नहीं है, शैल फॉरवर्ड। अब ध्यान देना, 147 से लेकर 152 तक, अभी 153 भी बाकी है, 153 तक। 153 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, कैन विटनेस बी कॉन्ट्राडिक्टेड as to answer in क्रॉस एग्जामिनेशन। ये कहता है भी अगर मान लीजिए विटनेस को आपने क्रॉस एग्जामिन किया और उसने कोई भी जवाब दिया, उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसके खिलाफ आप कोई बात ला सकते हो, उसके खिलाफ कोई एविडेंस ला सकते हो कि नहीं, नो। ये 153 बोलता है। 153 इंडियन एविडेंस एक्ट, 156 साक्ष्य अधिनियम। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं इस टॉपिक में से ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर विटनेस से रेलेवेंट फैक्ट पे सवाल जवाब किया जाता है, विटनेस बाउंड है, जी बाउंड है। अगर रेलेवेंट फैक्ट पे नहीं पूछा जाता तो विटनेस बाउंड है, बाउंड नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अगर विटनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट रीजनेबल ग्राउंड तब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन इनके इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, ये सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इनके सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और मे शैल भी इंपॉर्टेंट है। मे और शैल दोनों ध्यान रखना भाई, इंसल्ट एनॉय वाले तो शैल है, इनडिसेंट स्कैंडेलियस में मे है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक, फिर अपने चलते हैं जो आपका अगला टॉपिक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, होस्टाइल विटनेस क्या होता है, रिफ्रेशिंग मेमोरी क्या होता है, इस चीज को लेकर।
क्लास सुन रहे हैं। चले आगे, कुछ पूछना तो नहीं है? इसमें बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। यहाँ बैठ जा, नीचे कर ले, इस पे बैठेगा ना नीचे हो जाएगी। बता रहा हूँ, इस पे बैठ तो सही, फिर करता हूँ। बैठ जा। चलिए अब आते हैं आगे। होस्टाइल विटनेस। हाँ जी बिल्कुल, सिंपल सी बात बोलता है ये, आपसे पूछा नहीं जाता, एक्चुअली मेंस का टॉपिक है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेंस का टॉपिक है। बस इतना सा कई बार हो सकता है अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई अगर विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई सवाल जवाब किया और विटनेस ने उसका जवाब दिया, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील ने कुछ पूछा, विटनेस ने उसका जवाब दे दिया। अब चाहे वो जवाब झूठा है, सच्चा है, चाहे कुछ भी है, क्या अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस ने जो जवाब दिया उसको लेकर कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है? जनरल रूल है नो। इसके अपवाद भी हैं, 2 अपवाद हैं, बट अपने सिर्फ इतना सा पढ़ लेना। जनरल रूल है नो, ए विटनेस कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड एज टू आंसर गिवन इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस जो भी बोलेगा उसको लेकर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कोई भी बाद में सवाल जवाब बात कुछ नहीं ला सकते हो, ठीक है, ये इतनी सी बात बोलता है। अब आ जाइए होस्टाइल विटनेस, सिंपल सा। होस्टाइल विटनेस के बारे में, होस्टाइल विटनेस की अगर लैंग्वेज की बात करें, सॉरी डेफिनेशन की बात करें, तो हम बोलते हैं विटनेस नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग ट्रूथ। एक्चुअली में होस्टाइल विटनेस का मतलब यही होता है कि भाई विटनेस जो है वो सच नहीं बोल रहा है। कैमरा हिल जाएगा, इधर हो जाओ, इधर बैठ, इधर बैठ, ठीक है। एक्चुअली में होस्टाइल विटनेस का मतलब यही है कि वो विटनेस जो सच नहीं बोलता। एक्चुअली में होता क्या है, होस्टाइल विटनेस हम लोग जो समझते हैं वो ऐसा समझते हैं, पार्टी ने अपना गवाह बुलाया, गवाह आके पार्टी के खिलाफ बात बोल देता है, वो होस्टाइल नहीं है। होस्टाइल तब होता है जब एक्चुअली में जो पार्टी बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल ए बी पार्टीज हैं, इस ए ने एक विटनेस बुलाया सी। बुलाया किसने? ए ने। जब ए ने बुलाया तो वाजिब बात क्या होनी चाहिए कि जो ये ए है ये विटनेस इसी के फेवर में बात बोलेगा, पर इस सी ने क्या कर दिया, बी के फेवर में बात बोल दी, या बोल दो ए के खिलाफ बात बोल दी। अब क्या होता है, ए बोल देता है सर विटनेस हैज टर्न्ड होस्टाइल, सर विटनेस होस्टाइल हो गया। उसका कहने का मतलब है सर ये झूठ बोल रहा है, ये जो बात बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। तो होस्टाइल विटनेस एक्चुअली में मतलब होता है वो विटनेस जो सच नहीं बोल रहा है। और हम क्या बोल देते हैं कि विटनेस का, होस्टाइल विटनेस का मतलब होता है कि जिसकी फेवर में आता है वो उसके खिलाफ बोल जाता है। नहीं सर, सिर्फ खिलाफ बोलना इज नॉट होस्टाइल विटनेस। आपको ये बात प्रूव करनी होगी कि ये जो बोल रहा है भले मेरे खिलाफ बोल रहा है। जैसे ए अगर ये बोलता है ना कि सर ये होस्टाइल हो गया, तो ए को ये प्रूव करना होगा कि सर ये मेरे खिलाफ बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, तब हम बोलते हैं होस्टाइल। अगर सच बोल रहा है तब होस्टाइल नहीं हुआ है। तो हमसे जो पूछा जाता है ना, कि इसमें बहुत इन डिटेल बहुत बातें पड़ी हैं, पर अभी अपने इसमें नहीं जाते इन डिटेल। अपने से जो पूछा जाता है 2-3 बातें होस्टाइल विटनेस को लेकर, 2-3 बातें। पहला, होस्टाइल विटनेस का सेक्शन नंबर क्या है, एक। दूसरा, होस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कौन कर सकता है? जो विटनेस होस्टाइल है उसको क्रॉस एग्जामिन कौन कर सकता है? क्रॉस एग्जामिनेशन के अलावा, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उससे क्या क्या सवाल जवाब किए जा सकते हैं, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या क्या एविडेंस ला सकते हो उसको होस्टाइल प्रूव करने के लिए? तो 2-3 बातें हैं। व्हाट
क्रॉस एग्जामिनेशन बाय पार्टी कॉलिंग एविडेंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर हाउ टू इम्पीच क्रेडिट ऑफ विटनेस। ये दो तीन बातें अपने से पूछी जाती है। पहला तो ये पूछा जाता है हॉस्टाइल विटनेस का सेक्शन नंबर क्या है, हम बता देते हैं। फिर हमसे ये पूछा जाता है कि क्या जिस पार्टी ने बुलाया है वो ही हॉस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है क्या। हमको लगता है ऐसे थोड़ी होता है। हमने तो ये पढ़ा है कि जो पार्टी बुलाती है वो तो सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ करती है, वो क्रॉस तो करती नहीं है। नहीं सर, हॉस्टाइल विटनेस के अंदर जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वही पार्टी तो कहना चाहती है कि सर ये झूठ बोल रहा है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की भी परमिशन मिलती है। पर क्रॉस एग्जामिनेशन के लेकर कुछ एक बातें हैं वो अपने आगे देखेंगे। ठीक है। तीसरी बात, चाहे तो ये बोल दो कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप क्या क्या एविडेंस दे सकते हो ये प्रूव करने के लिए कि सर ये हॉस्टाइल हो गया, मतलब ये झूठ बोल रहा है। या फिर हम ये बोलते हैं जो एक लैंग्वेज बनती है, हाउ टू इम्पीच क्रेडिट ऑफ विटनेस। हाउ टू इम्पीच क्रेडिट ऑफ विटनेस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट सेक्शन नंबर है। वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है, बट ये प्री में भी आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना। इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है ये तीनों। अब आ जाइए टॉपिक पे। या फिर विटनेस नॉट टेलिंग ट्रूथ, सिंपल सा बोल दो, विटनेस नॉट टेलिंग ट्रूथ। अब ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो पर कोर्ट की परमिशन से। क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो पर कोर्ट की। जनरली हम ऐसा नहीं बोलते हैं, जनरली हम ये नहीं बोलते कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन चाहिए, पर यहां चाहिए। अगर हॉस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना है उसके द्वारा जो उस पार्टी को बुला रहा है। जी 157 ही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं, सही लिखा है। 157 ही बता रहा हूं अभी। ठीक है, 157 में दो बातें बोली गई, सिंपल सी। 157 हॉस्टाइल विटनेस को डिफाइन नहीं करता, वो ये नहीं बोलता हॉस्टाइल विटनेस क्या है, वो सिर्फ इतना सा बोलता है कि हॉस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है बाय पार्टी कॉलिंग हिम विद परमिशन ऑफ कोर्ट। और दूसरी बात जो वो बोलता है कि पार्टी कॉलिंग कैन रिलाई on any part of evidence given by hostile witness। सॉरी यार, चलो पहली चीज, दो ही बात बोलता है 157। एक कि भाई हॉस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है बाय पार्टी कॉलिंग हिम विद परमिशन ऑफ कोर्ट। दूसरा पार्ट कि भाई जो पार्टी जिसने उसको बुलाया है, चाहे हॉस्टाइल हो गया है वो फिर भी रिलाई कर सकती है ऑन एनी पार्ट। मतलब उसके द्वारा बोली गई 10 बातें उसने बोली, 10 में से 5 बातें तो जिसने बुलाया है उसके फेवर में है, 5 बातों पे बोला जा रहा है कि सर ये झूठ बोल रहा है।
तो जो 5 बातें जो उस पार्टी की फेवर में, पार्टी उस पर रिलाई कर सकती है, उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। ये 157 बोलता है कि होस्टल विटनेस की भी कोई ऐसी बात है जो मान लो आधी बातें हैं जो उस पार्टी जिसने बुलाया है उसके फेवर में है, तो उस पर रिलाई कर सकती है, उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। भाग जा तू, बार बार कैमरा हिला दे रहा है। ठीक है, ये इतनी सी बात बोलता है। बट अभी क्या है, वैसे तो ये हॉस्टल विटनेस कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये खुद में एक मतलब एक प्रॉपर लेक्चर चाहिए अपने को इसके लिए। बट अभी प्री के पर्पज से सिर्फ इतना पढ़ लो, ज्यादा मत जाओ क्योंकि आपके पास और भी बहुत कुछ पढ़ने को है, बस इतना सा पढ़ लो। हॉस्टल विटनेस को लेकर सेक्शन नंबर क्या है, बस इतना सा याद रख लेना, 157, सॉरी 157, इंडियन एविडेंस एक्ट 154। अगर वो पूछता है ना भी कौन सा सेक्शन हॉस्टल विटनेस की बात करता है, ये क्या जिस पार्टी ने उसको बुलाया है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, यस, विद परमिशन ऑफ कोर्ट। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए, हाउ टू इम्पीच क्रेडिट ऑफ विटनेस। 3 तरीके होते हैं किसी भी विटनेस के क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब कि वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसको इम्पीच करने के क्या क्या तरीके हैं। 3 तरीके हैं। एविडेंस ऑफ अ पर्सन, ओके ठीक है, एविडेंस ऑफ पर्सन, ब्राइब, फॉर्मर, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। ठीक है, ट्रिक सी बी एस, ध्यान देना कैसे याद करोगे। 3 तरीके हैं जिससे आप विटनेस के क्रेडिट मतलब क्रेडिबिलिटी, कि ये सच नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 3 तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो। इसको हम हॉस्टल विटनेस का पार्ट मानते हैं, क्यों? क्योंकि हॉस्टल विटनेस में ये यूज होता है ज्यादातर, कि वो बोलता है कि नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, कैसे बोलोगे, वो इसको यूज करता है। वो क्या बोलता है कि वो किसी बंदे को बुलाता है। 3 तरीके होते हैं। पहला, वो एक पर्सन को बुलाता है, जो पर्सन बोलता है कि सर मैं इसको जानता हूं, ये अमूमन झूठ बोलता है, ये लोगों के लिए झूठी गवाहियां देता है। या तो एक पर्सन आ जाए जो कोर्ट को बोल दे कि सर ये झूठा आदमी है, और वो इस चीज को प्रूव कर दे कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। या फिर जो पार्टी है वो ये प्रूव कर दे कि सर इसने ब्राइब ले लिया है, मतलब सामने वाली पार्टी से कोई पैसा वैसा ले लिया है। तीसरा, या तो फिर वो इसकी कोई पुरानी, कोई भी पहले की कोई बात बोली हुई है जो अब वाली बात के खिलाफ है। भाई अब वो बोल रहा है कि मैंने नहीं देखा मर्डर होते हुए, पहले उसने बोला था कि मैंने देखा है। या तो फिर वो उस पहले वाली बात को ले आए जब उसने बोला था कि मैंने देखा था मर्डर होते हुए, और उसको प्रूव कर दे। तो 3 तरीके होते हैं। पहला, एविडेंस बाय पर्सन, जो ये कोई मतलब एविडेंस बाय पर्सन मतलब एक अलग ही कोई इंडिपेंडेंट विटनेस आ जाए जो ये बोल दे कि सर ये झूठा है। दूसरा, ब्राइब। तीसरा, फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट, कि भाई पहले इसने बातें बोली हुई हैं जो बातें अब वाली बातों के खिलाफ है। तो ये 3 तरीके होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्रेडिट ऑफ विटनेस कैसे इंपीच हो सकता है। 2 क्वेश्चन है, बहुत मिलते जुलते से हैं। एक, हाउ टू इंपीच क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। दूसरा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन क्रॉस एग्जामिनेशन। दोनों को ध्यान रखना। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका सेक्शन है, मान लो 146 है, तो उसके अंदर क्या बातें बोलेंगे, वेरासिटी वाला डिस्कवर, वो अलग लैंग्वेज है। हाउ टू इम्पीच क्रेडिट ऑफ विटनेस अलग सेक्शन नंबर है, उसकी अलग लैंग्वेज है। कंफ्यूज मत हो जाना कि वो पूछे तो ये कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप आंसर कर दो ये वाला, ये थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। अब आ जाइए रिफ्रेशिंग मेमोरी। होस्टाइल विटनेस से हमसे प्री में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। पहला, रिफ्रेशिंग मेमोरी से कनेक्टेड सेक्शन नंबर, क्या जिस पार्टी ने उसको बुलाया वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, यस कर सकती है विद परमिशन ऑफ कोर्ट। हाउ टू इम्पीच क्रेडिट ऑफ विटनेस, उसमें ऑप्शन होते हैं इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी को लेकर अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 159 से लेकर 161 है, और अगर साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो है
162 से लेकर 164। यहाँ पे हमसे जो पूछा जाता है, एक्चुअली में हमसे रिफ्रेशिंग मेमोरी में कुछ ऐसा पूछा जाता है, ज्यादातर तो सेक्शन नंबर पूछा जाता है, रिफ्रेशिंग मेमोरी का सेक्शन नंबर क्या है। पर दो तीन चीजें जो पूछी जा सकती है, पहला कि भाई मेमोरी रिफ्रेश करने का कंसेप्ट, एक चलो अपने कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, पर अपने से जो पूछा जाता है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी किसको लेकर बात की गई है, विटनेस को लेकर, पार्टी को लेकर, किसको लेकर बात की गई है। फिर उसके बाद अगर मान लो विटनेस को लेकर बात की गई है, तो अपनी विटनेस जो है अपनी मेमोरी रिफ्रेश कैसे कर सकता है, क्या क्या चीजों को वो रेफर कर सकता है टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। फिर उसमें कहानियां हैं, पूरी बातें हैं कि कब रिफ्रेश कर सकता है, क्या क्या चीजों को रेफर कर सकता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ एक और कनेक्टेड बातें हैं। तो ध्यान रखना, पहले अपने आ जाते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी को लेकर कि भाई ये है क्या। सिंपल सी बात है कि भाई गवाह आता है, भाई केस ऐसे तो है नहीं साल 2 साल में ही चलता है, केस चलते हैं 10-10 15-15 साल। तो कोई गवाह आता है, आज से 10 साल पहले की कोई बात है, 15 साल पहले की कोई बात हुई है, अब उसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट थोड़ी याद रहती, 10 साल पुरानी बात मोटा मोटी तौर पर याद होती है। तो वो कहता है कि सर मैं ना मेरे को मोटा मोटी तौर पर याद है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ अपनी मेमोरी। रिफ्रेश मतलब मैंने इस चीज को कहीं पर लिख रखा था, या फिर मैंने पहले कोई गवाही दी हुई है इस बात को लेकर, तो मैं उसको दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। या फिर जो ज्यादातर होता है, ये जो नहीं होते अकाउंट्स वाले जो केस होते हैं, एक अकाउंट्स में खातों में गड़बड़ हुई है, ये हुई है, तो उसको लेकर क्या होता है, जब भी कभी किसी ऐसे पर्सन को बुलाया जाता है जिसने उस अकाउंट्स में एंट्रियां की होती हैं, तो कहता है सर मेरा तो रोज का काम था, मैं रोज 100 एंट्रियां करता था अकाउंट्स में, आप कह रहे हो 10 दिन पहले क्या एंट्री की थी, मुझे याद थोड़ी है। अगर मैं अकाउंट्स देख लूं, वो 10 जो भी दिन की आप बात करो वो देख लूं, तो मैं याद कर जाऊंगा, मुझे याद आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है। कोर्ट कहती है ठीक है भाई, इसको वो चीज दिखाई जाए ताकि ये अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर ले। तो हालांकि कोई ऐसा कुछ कोई रिजिड कंसेप्ट नहीं है कि विटनेस सिर्फ कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ही है जब रिफ्रेश कर सकता है, नहीं, कानून कहता है कि भाई अगर विटनेस है, वो अपनी मतलब कुछ बात को रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी। अब कहानी जो बनती है, हालांकि प्री में अपने जो पूछा जाएगा बहुत लिमिटेड पूछा जाता है यहाँ से, बट फिर भी अपने बात कर लेते हैं। अब जो कहानी बनती है, विटनेस मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है अपनी, बट कैसे कैसे, क्या क्या सोर्सेस से। सोर्सेस, पहला बाय रेफरिंग टू राइटिंग मेड बाय हिम एट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा, बाय रेफरिंग टू राइटिंग made by him after transaction। by referring to writing made by him, not made by him, made by another person and read by him। चौथा, by referring to copy of writing। ठीक है, अब ध्यान दे लो सोर्सेस। जनरली तो सोर्सेस क्या क्या है कि भाई कुछ भी ऐसा जो उस विटनेस ने खुद लिखा था ट्रांजैक्शन के समय पे। भाई ज्यादातर क्या होता है, या तो मैं कुछ खुद लिखता हूं
सॉरी, या तो मैं जब लिखता हूं तो तुरंत लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने फीस पे की तो मैंने क्या किया, तुरंत ही लिख दिया कि भाई फलाना बच्चा, उसकी फीस आ गई, ये वो एंट्री कर दी। या क्या होता है कि मैं पैसा आ जाया है, मैं एंट्री कर रहा हूं कि यार डेली रात को ही एंट्री करता हूँ, पैसा चाहे कभी भी आ रहा है, दिन में कभी भी आ रहा है, मैं रात को 11-12 बजे के पास बैठ के तब लिख देता हूँ। तो एक तो क्या होता है, राइटिंग जस्ट एट टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, या फिर क्या होता है, राइटिंग आफ्टर ट्रांजेक्शन होती है। आफ्टर ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन तो पहले हो चुकी है, मैं एक फिक्स टाइम कर रखा है जब मैं राइटिंग करता हूँ, जब मैं उस चीज को रिकॉर्ड में लाता हूँ। या फिर क्या होता है ना, मैंने खुद ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं करता हूँ, एंट्री कोई और करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को रख रखा है, वो खुद वो एंट्री करता है, वो बस मुझे लाके दिखा देता है कि यार ये देखना। मैंने कहा सही है, सही लिखा है, आज 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 इतने इतने पैसे ही आए हैं, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये होता है। तो मोटा मोटी कंसेप्ट ये होता है कि कानून कहता है कि भाई कोई भी विटनेस है ना, या तो वो आके कोई बात बता रहा होता है जो बात उसने खुद लिखी होती है, या फिर कोई ऐसी बात बता रहा होता है जो उसने खुद नहीं लिखी थी, किसी और ने लिखी थी, उसने सिर्फ पढ़ी थी। कि मैं मान लीजिए उसका मुनीम था, वो मुनीम लिखता था और वो पढ़ता था, कि पढ़ लेता था, हाँ ठीक है मुनीम ने सही लिखा है। तो कानून कहता है ऐसा है, रिफ्रेशिंग मेमोरी के दौरान उस बंदे के पास लिबर्टी है, जो सोर्सेज उसने खुद लिखे हैं वो उनको भी रेफर कर सकता है, जो सोर्सेज किसी और ने लिखे थे पर उसने पढ़े हुए हैं वो उनको भी रेफर कर सकता है, एंड इवन कॉपी को भी रेफर कर सकता है। पर याद रखना, कॉपी को रेफर करने के लिए आपको परमिशन चाहिए कोर्ट की, परमिशन ऑफ कोर्ट चाहिए। अगर कोर्ट की परमिशन के बिना कॉपी को रेफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, रिफ्रेशिंग मेमोरी का कंसेप्ट क्या है कि जो विटनेस है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, और मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए वो ये सब सोर्सेज रेफर कर सकता है। ठीक है, हालांकि मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए कोर्ट की। ऐसा नहीं है कि खुद से ही आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं, विद परमिशन ऑफ कोर्ट। क्योंकि होता क्या है, विटनेस बोलता है सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मौके पे, मैं मेरी कोई किताब है, कोई बही खाता है, मैं वो देखना चाहता हूँ, तो बही खाता कोर्ट में आता है, विटनेस उसको पढ़ता है, चीज को याद करता है, फिर गवाही देता है, फिर गवाही देता है। तो रिफ्रेशिंग मेमोरी बस इतना सा याद रख लेना, क्या विटनेस रिफ्रेश कर सकता है अपनी मेमोरी? यस। क्या क्या चीजों को रेफर कर सकता है? खुद के द्वारा लिखी गई, किसी और के द्वारा लिखी गई, कॉपीज को, इन सबको। बट रिफ्रेशिंग मेमोरी कोर्ट की परमिशन से होगी, एक चीज। अब आ जाइए आगे बात, witness can give evidence on fact stated in such writing। वो उन चीजों पे एविडेंस दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कानून कह रहा है कि एविडेंस नहीं, कानून कह रहा है दे सकते हो। तुमको लग रहा है कि तुमको वो चीज याद आएगी, जो जितना भी तुमको याद आ रहा है तुम वो अपनी बातें बता दो, तो एविडेंस दिया जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, मैटर सॉरी डॉक्यूमेंट रेफर्ड फॉर refreshing memory shall be shown to adverse party may cross examine witness on such राइटिंग। अब ध्यान दे देना, हालांकि दोबारा बोलूंगा, रिफ्रेशिंग मेमोरी सिर्फ सेक्शन नंबर देख लेना, प्री में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी देख लेना। पहला, विटनेस अगर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करता है किसी डॉक्यूमेंट को लेकर, तो क्या उसके बाद एविडेंस दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। उसके बाद विटनेस अगर मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कोई किताबें या कोई भी डॉक्यूमेंट देखता है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट एडवर्स पार्टी को दिखाया जाएगा? बिल्कुल उसकी राइट है, एडवर्स पार्टी की ये राइट है, वो कह सकती है कि सर हमको वो चीज दिखाई जाए, हम उस चीज को देखना चाहते हैं। बिल्कुल राइट है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी किताब, कोई भी बही खाता अगर विटनेस द्वारा
मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए देखा जाता है, तो वो चीज ऑपोजिट पार्टी को भी दिखाई जाएगी एंड ऑपोजिट पार्टी उस चीज पर क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है विटनेस को, उससे सवाल जवाब भी कर सकती है, ये उसका अधिकार है। दिस इज रिफ्रेशिंग मेमोरी। मेरा सजेशन रहेगा रिफ्रेशिंग मेमोरी प्री के हिसाब से नहीं आता है, सिर्फ सेक्शन नंबर देख लेना और कुछ मत देखना, फालतू के अंदर अपना टाइम खराब करोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की चीज के ऊपर। ये हुआ अपना रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब बीच में कुछ एक छोटे मोटे से सेक्शन है, जैसे कि एक तो है कि भाई प्रोडक्शन को लेकर 162, ठीक है 163 है भाई, अगर उसने प्रोड्यूस नहीं किया तो क्या है, तो ये कुछ एक छोटे मोटे से सेक्शन है। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी तो पूछ लो, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रख लेना, ये कई बार चांसेस तो कम है बट कई बार आ जाता है। 161, 160, 59, 60, 61, 62, 163, 166, 164, 167। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर। अब आ जाओ, ये मोटा मोटी कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बता देता हूं। पार्टी ने एडवर्स पार्टी को नोटिस इश्यू किया टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। एडवर्स पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया। Whether it can be produced as evidence। ये कह रहा है कि दो पार्टी थी ए और बी, ए ने बी को नोटिस इश्यू किया कि भैया तेरे पास एक डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में पेश कर दे। बी ने पेश नहीं किया, बी ने कह दिया मेरे पास है ही नहीं, या कुछ भी कह दिया कि नहीं है या मैं नहीं पेश करता। बाद में बी वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस लाना चाहता है, नोटिस इश्यू किया, नहीं पेश किया नोटिस पे, और बाद में बी वो डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस लाना चाहता है। क्या बी उस डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस दे सकता है या नहीं दे सकता? यही कंसेप्ट है ये वाला। दो चीजें, एक डॉक्यूमेंट कोल्ड एंड प्रोड्यूस का मतलब है नोटिस इश्यू किया था कि डॉक्यूमेंट लाओ और उसने प्रोड्यूस कर दिया, तब क्या होगा? नोटिस इश्यू किया था कि डॉक्यूमेंट लाओ और सामने वाली पार्टी ने प्रोड्यूस नहीं किया, तो पहला चीज। अगर डॉक्यूमेंट पेश करने का नोटिस इश्यू किया था और सामने वाली पार्टी ने वो पेश किया है, तो डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। अगर नहीं पेश किया, डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस एक्सेप्ट with permission of court, with permission of party issuing notice। जनरली क्या है कि अगर नोटिस इश्यू किया था एक पार्टी ने और उसने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, बात खत्म, आप एज एन एविडेंस पेश कर सकते हो। बट अगर उसने पेश नहीं उसने नोटिस इश्यू किया था और उसने डॉक्यूमेंट को नहीं पेश किया, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस यूज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट या तो कोर्ट की परमिशन मिल जाए, कोर्ट कह दे कि ठीक है आप पेश कर दो, या फिर जिस पार्टी ने नोटिस इश्यू किया था ना कि डॉक्यूमेंट पेश करो, वो पार्टी परमिशन दे दे कि ठीक है आप पेश कर लो। जनरली आप पेश नहीं कर सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत जनरल बेसिक लैंग्वेज में पूछता है, वो ऐसे बोलता है कि पार्टी ने नोटिस इश्यू किया,
सामने वाली पार्टी ने उस नोटिस के जवाब में डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया, क्या वो डॉक्यूमेंट बाद में एज एन एविडेंस यूज हो सकता है? तो आप बोलोगे नो। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन तो याद कर लेना, बट जनरल रूल क्या है? नो। सेक्शन है आपका 166 और 167 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जज की पावर कुछ भी पूछने की, कुछ भी ऑर्डर करने, ये इंपॉर्टेंट है। या तो हॉस्टाइल विटनेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सब इतने इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेशिंग मेमोरी इतने, या फिर ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जज की पावर कुछ भी पूछना, कुछ भी सवाल जवाब करना, ये सब चीजें। तो अब आ जाइए, जज की पावर टू आस्क एनी क्वेश्चन। सेक्शन नंबर याद कर लेना, तो टेबल हिला देगा, सेक्शन नंबर याद कर लेना, और सेक्शन 165, सेक्शन 168। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देता हूं। पहला, कौन सा सेक्शन जज को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेज में विटनेस से, पार्टी से कुछ भी पूछ सकता है, वो किसी भी चीज को लेकर ऑर्डर कर सकता है कि आप ये प्रोड्यूस करिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, फलाना। 165। उसके अलावा जो इन डेप्थ जाता है वो, क्या जज का ये जो पावर है, मतलब जज ने कोई क्वेश्चन पूछा, जज ने कोई ऑर्डर दिया, क्या इसको लेकर ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। क्या जज जो सवाल पूछता है उसका जवाब, मान लीजिए किसी भी पार्टी से, किसी भी विटनेस से कोई जवाब पूछा, कोई सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, तो क्या उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है पार्टी? तो ये है, ज्यादातर ये 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जज हैज पावर, 2 पावर है। पहला, टू आस्क एनी क्वेश्चन टू पार्टी और विटनेस। दूसरी पावर है टू ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग। 2 पावर है। 165 में कितनी पावर है? ये 2 पावर है। अब इसको रिलेटेड लेकर एक बात ध्यान रखना, ये पावर जज किसी भी स्टेज में यूज कर सकता है, विटनेस से भी पूछ सकता है, पार्टी से भी पूछ सकता है, या विटनेस को भी ऑर्डर कर सकता है, पार्टी को भी बोल सकता है कि आप ये चीज लाइए। क्वेश्चन इन एनी फॉर्म, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेलेवेंट फैक्ट हो, इररेलेवेंट फैक्ट हो, किसी भी चीज पर क्वेश्चन हो सकता है, किसी चीज पर ऑर्डर हो सकता है। ये चीज ध्यान, मतलब प्रॉपर लिबर्टी दी है जज को, आप कुछ भी पूछो, कैसे भी पूछो, किसी से भी पूछो, केस से कनेक्टेड है नहीं, आपको कुछ नहीं, आपको लग रहा है आप पूछो, आपको लग रहा है आप ऑर्डर करो। तो ध्यान देना, 165 2 पावर देता है, और वो पावर बिल्कुल, मतलब ये समझ लो अनलिमिटेड पावर है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस पे ध्यान दे देना 2 बातें। एक कि जो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन बाय पार्टी, पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है, पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकती, कुछ भी पूछ रहा है वो, कुछ भी ऑर्डर कर रहा है, पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकती। उसके बाद जो आंसर टू क्वेश्चन है उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट विद परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अगर परमिशन हो तब। कोई भी जो पार्टी है ना, विटनेस से कुछ पूछा जज ने, विटनेस ने जवाब दिया, तो पार्टी उस पर क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, पर कोर्ट की परमिशन। अगर कोर्ट की परमिशन नहीं है तब नहीं चलेगा, तब ये चीज नहीं चलेगी। ये 165 इतना ही पढ़ लेना, बहुत है। 165 आपसे इतना ही पूछा जाता है कि 165 या 168 साक्ष्य अधिनियम, कि भाई ये जो आपका जज की पावर है, ये इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है, जज के पास क्या पावर है? 165 में 2 पावर है, क्या ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता।
क्या क्रॉस एग्जामिन हो सकता है बट पार्टी की कोर्ट की परमिशन से। इतना बहुत है, इतना ही पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। कोई केस लो वगैरह लीडिंग कुछ भी नहीं है केस लो। अब आ जाइए इफेक्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट 167 और इसमें आपका ये 169। हाँ जी 168 साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट में तो इतने सेक्शन ही नहीं है, ठीक है। 168 साक्ष्य अधिनियम, जो रेड में है वो साक्ष्य अधिनियम है, जो ब्लैक है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसको नीचे कर लिया कर, यहां से इस पे बैठेगा ना, यहां से कर लिया कर, ऐसे नहीं होगा, बैठ के होगा। चलो ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। इतना ही है, इतना ही पढ़ना, ऐसे फालतू के अंदर जो इसके अंदर अपवाद वो पूछे नहीं जाते, जब नहीं पूछे जाते तो क्यों उसके ऊपर टाइम खराब करना अपना, ठीक है। अब आते हैं आगे, इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट एक्चुअली में ये है कि भाई अगर कोर्ट से कोई इम्प्रॉपर एडमिशन सिंपल सा है कि भाई ऐसा है कि भाई मान लीजिए कोई प्रक्रिया थी, किसी विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की कोई प्रक्रिया थी, कोर्ट ने वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की, कोर्ट से कोई गलती होगी प्रोसीजर में, ऐसा कुछ हुआ। या फिर कोई ऐसा एविडेंस था जिसको एडमिट करना चाहिए था पर कोर्ट ने एडमिट नहीं किया, तो हम क्या बोलते हैं कि क्या इम्प्रॉपर एडमिशन, क्या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, इस बेस पे नया ट्रायल हो सकता है क्या, डिसीजन रिवर्स हो सकता है क्या, क्या इस ग्राउंड पे नया ट्रायल हो सकता है, क्या डिसीजन रिवर्स हो सकता है, तो हम बोलते हैं नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं, नहीं। बट हमारा ये ना बोलने की वजह है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो सकता, नहीं, ये है कि नहीं हो सकता अगर डिसीजन ऑन सफिशिएंट ग्राउंड या फिर रिजेक्टेड एविडेंस डज नॉट अफेक्ट डिसीजन। दो ग्राउंड है। अगर कोर्ट ये कह देती है कि यार जो हमने फैसला सुनाया है वो सफिशिएंट ग्राउंड है, हमारे को लगता है सही है, तो कोर्ट कह सकती है कि नहीं, नया ट्रायल नहीं होगा, ना ही डिसीजन को चेंज किया जाएगा। अगर कोर्ट ये बोल देती है कि जो रिजेक्टेड एविडेंस है जिसको हमने एडमिट नहीं किया, अगर हम उसको एडमिट भी कर लेते ना तब भी हम यही डिसीजन सुनाते हैं, मतलब रिजेक्टेड एविडेंस डिसीजन को कहीं से इफेक्ट ना करता, अगर हम उसको एडमिट कर लेते वो डिसीजन को कहीं से इफेक्ट ना करता, तो कोर्ट बोल देती कि हम नया ट्रायल या डिसीजन को रिवर्स नहीं करेंगे। इन शॉर्ट आपसे जो पूछा जाता है इसमें इतना तामझाम आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है improper admission, rejection of evidence is not a ground for new trial, is not a ground for reversal of decision। कौन सा सेक्शन है, 167 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 169 ऑफ साक्ष्य अधिनियम। या फिर जो एक क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कि एज पर, कोई भी उठा लेगा वो, एज पर सेक्शन 169 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इम्प्रॉपर एडमिशन या फिर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस इज नॉट ए ग्राउंड फॉर, ऑप्शन होंगे। तो आप बोलोगे भाई सेक्शन तो क्या बोल रहा है कि इस वजह से नया ट्रायल या डिसीजन रिवर्स नहीं होगा, तो आप बोलोगे इज नॉट ए ग्राउंड फॉर न्यू ट्रायल रिवर्सल ऑफ डिसीजन। वहां ये मत बोल देना कि हो तो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि हर बार ऐसा होता है, सेक्शन तो ये ले रहा है ना, सेक्शन तो जनरली किस तरफ लेकर जा रहा है आपको कि भैया इस ग्राउंड पे कभी भी नया ट्रायल या रिवर्स नहीं होगा। हालांकि अंदर कंडीशन है बट जनरली ये सेक्शन इस पर्पस से बनाया गया है, तो आप भी ऐसे ही याद रखना, ठीक है। देन आता है आपका लास्ट सेक्शन ऑफ साक्ष्य अधिनियम, रिपील एंड सेल।
जो ऑब्वियस है कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, ये सिर्फ साक्ष्य अधिनियम में है। ठीक है। किसको रिपील किया इसने? इंडियन एविडेंस एक्ट को, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बट ध्यान रखना, जो भी पेंडिंग केसेस हैं, जो भी पेंडिंग अपील है, उनको इंडियन एविडेंस एक्ट ही लग रहा है आज भी। जो भी केसेस जो 1 जुलाई से पहले चल रहे हैं ना, 1 जुलाई 2024 से पहले, उनको इंडियन एविडेंस एक्ट ही लग रहा है, वो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट ही चल रहे हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद जो केस फाइल हुए हैं कोर्ट में, उन पे साक्ष्य अधिनियम लग रहा है, बाकी सब पर इंडियन एविडेंस एक्ट ही लग रहा है। ठीक है, ये है एक सेक्शन है, मे भी पूछ ले कभी। अब नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, नो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब नहीं है ये। ठीक है, ये ध्यान देना, सिंपल सा है। पहले क्या होता था, जैसे आपने वो देखी होगी, क्या नाम थी वो मूवी, रुस्तम वाली मूवी में जज बैठता था, जूरी बैठती थी। पहले ऐसे ही होता था कि जज होता था और 10 लोग बैठते थे, वो 10 लोग भी केस को सुनते थे, जज भी सुनता था, फिर 10 लोग अपना एक ओपिनियन देते थे, फिर जज जो है उनके मेजोरिटी के हिसाब से फैसला सुनाता था, तो होती थी जूरी। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो जूरी थे ना, जैसे हमने बोला ना 165 में जज क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे ही 167 66 जो थी, 166 जूरी को पावर देते थे कि जूरी क्वेश्चन पूछ सकती है, कि जो जूरी है वो भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपसे सिर्फ ऐसे पूछा जा सकता है भी कौन सा सेक्शन ये बात करता है, जूरी को पावर देता है टू पुट क्वेश्चन, 166 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म होता है प्री के हिसाब से। इतना ही है, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लेना, मोर देन इनफ है, उससे बाहर नहीं जाएगा। केस लॉज, जो शुरुआत में जो अपने ने केस लॉज की बात की थी, बस उतने केस लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई केस लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिशन, कन्फेशन, इसी टॉपिक तक के केस लॉज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो केस लॉज है ठीक है, मेंस के लिए अच्छे हैं, मेंस के अंदर हम लिखेंगे उनको, बट वो जब मेंस के बारे में अपने मेंस पे जब पढ़ेंगे तब अपने वो केस लॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके देन, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। अब आ जाओ, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब आ जाओ, आपको अब आगे का शेड्यूल बता देता हूँ। साक्ष्य अधिनियम खत्म हो गया है, साक्ष्य अधिनियम हम खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं आगे, सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे हम, क्योंकि हमको माइनर लॉज खत्म करने हैं पहले। हम अब माइनर लॉज लेकर चलेंगे। माइनर लॉज लेकर चलेंगे। डेली आपकी 3 घंटे की क्लास होगी, जो क्लास होगी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। हाँ बिल्कुल, अभी कर देता हूं। जो क्लास होगी 5 बजे से 8 बजे तक लेकर 5 से 8 घंटे के अंदर अपने 3 घंटे में माइनर लॉस, पहली बात है माइनर लॉस के आपको कोशिश रहेगी कि आपको नोट्स दे देंगे, फिर आपकी क्लास कराएंगे। कभी अगर ऐसा हुआ कि नोट्स नहीं बन पाएंगे तो फिर आपकी क्लास डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 घंटे की आपकी क्लास होगी माइनर लॉस की। उस 3 घंटे के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कम से कम हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपने, कम से कम नहीं तो 40 या 50 सेक्शन तो पढ़े, कम से कम 40 या 50 सेक्शन अपने पढ़े, ताकि अपने जो माइनर लॉज हैं वो आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर अपने माइनर लॉज खत्म कर दें। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी, अब बता देता हूँ। कहाँ गया, कौन सा सेक्शन बोला आपने? लास्ट स्लाइड, ये वाला जूरी वाला। दोबारा बता देता हूँ, पहले होता था, अब नहीं होता। पहले क्या होता था ना, जैसे भाई मान लो ये डायस बन गया, इस डायस पर एक तो जज बैठता था और इधर ना एक जूरी बैठती थी, कई लोग बैठते थे, कई लोग होते थे। ठीक है, ऐसे करके 10 एक लोग होते, 10-12 लोग होते थे। क्वेश्चन आप लोग के पास एमसीक्यूज आपको अपलोड किए गए हैं, लगभग सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए हैं, नए वालों के जो है साथ साथ अपलोड किए जा रहे हैं। आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो,
जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज आपके इसी स्ट्रेटेजी पे बनाए गए हैं कि आपके जो भी टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लो है। यस, अब आ जाओ। ये जूरी बैठती थी, तो क्या होता था, जज भी केस को सुनता था, जूरी भी सुनती थी। फिर क्या होता था, जूरी भी अपना एक डिसीजन देती, 10 लोग हैं, 10 लोग अपने हिसाब से एक ओपिनियन देते थे, हर कोई अपना अपना, तो मेजोरिटी का जो डिसीजन होता था जज उसी हिसाब से फैसला सुनाता था। तो एक तो जज ये होता था, एक जूरी ये होती थी। तो जैसे जज के पास पावर थी ना 165 में, जो अभी भी है, वैसे ही जूरी के पास भी पावर थी। ये लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते थे किसी भी विटनेस से, वही जो पावर अपने जूरी में बोलते हैं ना, वैसे ही जो जज के पास थी वैसे ही सब जूरी भी सवाल जवाब कर सकती थी। ठीक है, तो वही ये बात लिखी गई है 166 में कि जूरी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, जो अब नहीं है, क्योंकि अब तो जूरी का सिस्टम ही खत्म हो गया ना, अब तो जूरी वगैरह कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है। अब तो सिर्फ जज बैठता है। अच्छा, रिपील एंड सेविंग। रिपील एंड सेविंग सिंपल सा है। रिपील मतलब कि भाई साक्ष्य अधिनियम में किसने, साक्ष्य अधिनियम ने किस एक्ट को रिपील किया, इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद सेविंग का मतलब ये होता है कि भाई क्या इंडियन एविडेंस एक्ट अभी भी किसी को लग रहा है, लग रहा है। 1 जुलाई 2024 से पहले के जितने भी केसेस हैं, केसेस अपील जो भी चल रहे हैं, उन सबको इंडियन एविडेंस एक्ट लग रहा है, वो सब इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी केस कोर्ट्स में चल रहे हैं या केस में आए हैं, उन सब पे इंडियन एविडेंस लग रहा है। उसके बाद जितने भी हैं उन सब पे साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, चलो भाई, अब आपकी आज की क्लास इतनी है। कल से अपने माइनर लॉस चालू कर देंगे। आपके साक्ष्य अधिनियम अपलोड हो चुका है। अब आपका जो साक्ष्य अधिनियम का बच्चा है वो बता देता हूँ, नोट्स, एमसीक्यूज। हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट के एमसीक्यूज हैं, पर साक्ष्य अधिनियम के भी एमसीक्यूज, नोट्स और एमसीक्यूज बाकी हैं, ये आपके अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, डेली जैसे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, डेली आपके एमसीक्यूज अपलोड हो जाएंगे। और कल से अपने माइनर लॉस चालू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले माइनर लॉ उठाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स मिल चुके हैं टिल सेक्शन 77। आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोगों को वो रीड करके आना है, पढ़ के आना है, ताकि आप लोग को यहाँ समझ आ सके कि पढ़ क्या रहे हैं अपने। अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा नेगोशिएबल में, तो उसको पढ़ के आना। कल अपने कोशिश रहेगी, कोशिश क्या, चांसेस ही पक्का ही है कि अपने 90 तक, सेक्शन 90 तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये है जी। अब कुछ भी पूछना है पूछ लो, क्लास अपनी तरफ से खत्म है। और जितना हो सके माइनर लॉस को पढ़ो, उसको कवर करो, जितना हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। और एमसीक्यूज में एवरेज लेवल, कोई भी ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बहुत अजीब अजीब से, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो उनको। जो बेसिक एमसीक्यूज हैं, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड एमसीक्यूज हैं, जो आते हैं, आ सकते हैं, उनको कवर करो अच्छे से। ठीक है, अब करते हैं क्लास खत्म। चलिए जी, ठीक है फिर, थैंक यू, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।